लास्ट टाइम हमने एलओवी स्टार्ट की थी, ठीक है ना। तो पहले तो काम ही करेंगे, डेटा ब्लॉक बनाते हैं, फिर आगे स्टेप लेंगे। ये हमारे पास आगे एक डेटा ब्लॉक और एक बना लिया इसके लिए एलओवी। यूज़ एलओवी विज़ार्ड, न्यू रिकॉर्ड बेस्ड, क्योंकि कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं हमने पहले से। एसक्यूएल क्यूरी क्या होगी, हमने कहा है कि इसके लिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी डॉट जॉब, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बन गया RG_job। और ये बन गया LOV_job। ठीक, LOV को सिलेक्ट किया हमने और LOV की चले गए प्रॉपर्टी के ऊपर। LOV_job जर्नल में क्या है, 3 ही आइटम होते हैं। सबसे पहले नेम, सब क्लास इन्फॉर्मेशन, कमेंट्स, ठीक है। लिहाजा जर्नल में कोई ऑप्शन नहीं है जिसको हम परफॉर्म करें, है फंक्शनल। जब LOV विज़ार्ड हम रन कर रहे थे तो वहाँ पे उसने हमसे पूछा था LOV का टाइटल, जिसको हमने अक्सर ड्रॉप ही किया है। तो आप वहाँ पे टाइटल सेट नहीं किया तो यहाँ पे टाइटल सेट कर सकते हैं। इसको हमने कहा कि ये हो गया डेजिग्नेशंस। लिस्ट टाइप क्या है, रिकॉर्ड ग्रुप, ठीक है। रिकॉर्ड ग्रुप कौन सा है, RG_job का है, और मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉलम मैपिंग प्रॉपर्टीज़, कॉलम मैपिंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी। आपको याद हो कि अभी हमने वहाँ परफॉर्म किया था, कौन सी वैल्यू, ये कहाँ यूज़ किया था, LOV की टाइप के अंदर। अभी हमने यूज़ किया है क्यूरी से, डायनेमिक बनाइए। जब हमने स्टैटिक बनाया था तो हम इस पे लेवल पर आए थे और हमने कॉलम का नेम डिफाइन किया था और कॉलम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। मैपिंग ऑफ अदर वैल्यू, द कॉलम मैपिंग प्रॉपर्टी ग्रुप इंक्लूड कॉलम नेम। इसके अंदर क्या शामिल होता है, कॉलम का नेम, कॉलम टाइटल, डिस्प्ले विड्थ एंड रिटर्न आइटम। ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अप्लाइज टू किस पे अप्लाई होगा, LOV के ऊपर, ऑरिकल फॉर्म्स के ऊपर सेट होगा। और आगे कॉलम नेम की आगे मल्टीपल डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। तो बेसिकली जब हम उसको स्टैटिक क्रिएट कर रहे होते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिक के अंदर ही हमें कॉलम नेम, एलिमेंट वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी जो करने वाली है वो है फ़िल्टर बिफोर डिस्प्ले। सेट करें इसको पहले, फ़िल्टर बिफोर डिस्प्ले। अभी बाय डिफ़ॉल्ट नो पे सेट है। अभी हम इसको ऐसे रन कर रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। इससे हमें दोनों का डिफरेंस मिलेगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। वैल्यू हमने प्रोवाइड की, Ctrl+L। अब जब यहाँ पे वैल्यू आई तो ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP की क्यूरी चलिए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMP, सारी की सारी जॉब लेकर आ गया। अब इसमें मुझे चाहिए सिर्फ SA वाली जॉब। मैंने कहा फाइंड, अब इसने फाइंड किया तो मेरी 2 जॉब्स यहाँ पे मिल गई।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर 8 to 10 जॉब्स की टाइटल थे तो ये 8 जॉब 10 जॉब लेकर आ गया और उन 8 में से इसने 2 फिल्टर करके मुझे दे दी। सही। ये तो नॉर्मल बिहेव है। अभी हमने प्रॉपर्टी कोई डिस्टर्ब की ही नहीं, वापस आइए। और आने के बाद इसके लिए अगर हमें काम और करें ना, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा लें तो काम ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। HR में चले जाए। ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया और EMP से जॉब्स की वैल्यू आ गई है। कनेक्ट हो जाइए HR/HR के साथ। वहाँ हमारे पास टेबल है जॉब्स के लिए, जॉब्स का ही टेबल है। तो जॉब में क्या क्या रखा हुआ है, जॉब में ये फील्ड हमारे पास है। इसका मतलब है जॉब टाइटल होगा। ठीक है। सेलेक्ट, बल्कि सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कहें ग्रांट। सेलेक्ट ऑन जॉब्स टू स्कॉट। सेलेक्ट से काम हो जाएगा ना हमारा। इंसर्ट इन टू जॉब्स, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट में HR का जो स्कीमा है वो इनिट कैप में मौजूद है। सही। अपर ऑफ जॉब अंडरस्कोर टाइटल फ्रॉम HR.jobs। क्या कह रहा है, वैल्यू टू लार्ज, कॉलम Scott.jobs। एक्चुअल जो है 10th है और मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी, 9th है। अच्छा, हमारी जॉब्स का क्या कंडीशन है, 9 है। ओके जी। अल्टर टेबल जॉब्स, टेबल नेम जॉब से, कॉलम का नेम तो जॉब है। क्या हुआ भाई, अभी तो कह रहा था, अभी तो 10 कह रहा था। अब मैं 10 बढ़ाऊँगा तो फिर आगे करने करता हूँ। कुछ और डिफरेंट है। थर्टी फाइव है, 35 तो बहुत ज़्यादा है इसके लिए। अच्छा चलो फिर।
ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि आप इसे इसको जॉब को हटा दीजिए, क्योंकि ये हमने EMP से बनाया था। अब डिस्टिंग वगैरह तो कोई लगाना नहीं है, हमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो। EMP.job, टाइटल की पोजीशन ये मौजूद है, ठीक है। इसको यहीं पर आप डेजिग्नेशंस कह दें। ये वैल्यू हमारे पास क्रिएट हो गई, RG_jobs, और इसे आप क्या दें, LOB_job। सेव, कंपाइल, रन। ये कंडीशन आ गई। अब इसने क्या किया, स्टैटिक फ्रॉम जॉब से सारी की सारी फील्ड लेकर आ गया, सही। बजाय इसके कि ये 100 जॉब्स लेकर आए और उन 100 में से 2 फिल्टर करके हमारे रिक्वायर्ड शो करके 98 को रिटर्न कर दे, तो डेटाबेस से 2 ही जो फैच करके लाए वो ज़्यादा फास्टर नहीं होगा। पहले तो सारी 100 जॉब्स लेकर आ गया, आपने जॉब में से SA% को सेलेक्ट करवाया, फाइंड करवाया, उसमें से 2 जॉब्स आपको ला के दी, बाकी 98 यूजलेस, बेकार हो गई वो। तो बजाय 100 ला के 98 को डिस्ट्रॉय करें, तो वहीं डेटाबेस से जो 2 फील्ड लेकर आ जाए, तो वो 200 के से ज़्यादा फास्टर नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था फिल्टर बिफोर डिस्प्ले। फिल्टर बिफोर डिस्प्ले, डिस्प्ले करने से पहले फील्ड को फिल्टर कर दे। सेव, कंपाइल, रन। ये टेबल हमारे आगे भी काम में आएगा। नेम के बाद Ctrl+L। अब यहाँ पे आपको सारी जॉब शो नहीं कर रहा, पहले सबके सब जॉब शो कर रहा था, और मैसेज क्या कह रहा है, इंटर अ पार्शियल वैल्यू टू लिमिट द लिस्ट, पर्सन टू सी ऑल वैल्यूज। अगर सब वैल्यू देखनी है तो पर्सन लगा दें। वार्निंग, इंटरिंग पर्सन टू सी ऑल वैल्यूज, अगर आप पर्सन इंटर करते हैं ऑल वैल्यूज़ को देखने के लिए, मे टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। 100 की तो मैंने एग्जांपल दी हैं। कोई ऐसी जॉब्स है जिसमें कोई आइटम कोड है, सुपरमार्केट है, थाउजेंड्स ऑफ आइटम जनरल आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है। एक छोटी सी आइटम का भी कोड बना हुआ है, तो एक छोटा सा आइटम कितने होंगे सुपरमार्केट के अंदर, अंदाज़ा कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स के अंदर आइटम कोड होंगे। अब वो थाउजेंड्स लेकर आएगा, उसमें से आपकी रिक्वायरमेंट के आइटम कौन से होंगे, 1 2 3 होंगे बस, सबके सब बेकार। तो उन 1000 में से अगर 3 आप लेकर आ रहे हैं, बाकी 997 को रिटर्न डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो बेहतर ये नहीं डेटाबेस से आप 3 ही लेकर आएँ। एक लार्ज अमाउंट ऐसा है जिसको आपने डिस्ट्रॉय कर देना है, तो बेहतर ये कि उसको ला क्यों रहे। फिर आप कह रहे हैं कि इंटर क्राइटेरिया, अगर आप क्राइटेरिया इंटर करते हैं दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस द लिस्ट मे बी सिग्निफिकेंट फास्टर। अगर आप कोई क्राइटेरिया देते हैं तो यकीनन आपके उस ऑल वैल्यूज से फास्टर हो सकता है। हमने यहाँ पे कहा कि हमें SA% वाली वैल्यूज चाहिए, फाइंड, उसने आपको 4 ला के दे दी। अगर ऐसा नहीं करते तो वो पूरी लेकर आता और उसमें से 4 फिल्टर करके आपको देता। अब ये फिल्टर करके ही 4 लाया है। फिल्टर बिफोर डिस्प्ले, डिस्प्ले करने से पहले फिल्टर करना है, बाद में नहीं करना, ठीक है। आप भी शॉप पे जाकर कोई पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट करते हैं, पूरी शॉप घर पे लाके फिर उसमें से नहीं कहते ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसा ही है ना। आपका जो एरिया क्राइटेरिया है वो ज़्यादा फास्टर होगा, बजाय इसके कि वो पूरा का पूरा कंटेनर आपके घर पे आ रहा है, फिर आप उसको वापस कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान से शिपमेंट जब जाती थी बाहर, तो शिपमेंट पहुंच गई,
पहले तो एतमाद पे बात चलती थी, अब तो हमने क्राइटेरिया छोड़ा ही नहीं। शिपमेंट वहाँ पहुँच गई, अमेरिका के जैसी पोर्ट से लगी, मालूम चला आपने तो मंगवाया कुछ था, ये कुछ और आ गया। अब जब वापस भेजेंगे तो वापस भेजेंगे, कॉस्ट एक अलग है, या जो भी मामला था वो बहरहाल। अब क्या है, वो शिपमेंट मंगवाने से पहले अपना बंदा भेज दें यहाँ पर, पहले देख कर आओ वो है भी या नहीं है जो मंगवाया था। यहाँ से वहाँ पोर्ट पे जाके फिर आप रिड्यूस वापस करें उसको, ये मुमकिन नहीं है। तो यहीं से फ़िल्टर करके लेके जाया जाए, इसमें से जो हमारे मतलब का है हम वो लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये तो काम हमें करना ही था, क्योंकि हम लोग कौन है, प्योर पाकिस्तान। ऑटोमेटिक डिस्प्ले, ये आपके काम की चीज़ है जो आपको चाहिए। इसको पहले नो पे सेट करें। ऑटोमेटिक डिस्प्ले, जिसकी ख्वाहिश आपको बार बार थी, बहुत अरसे से थी। जैसे ही आपका कर्सर नेविगेशन पर्टिकुलर आइटम में इन होगा, वैसे ही वो आपको LOV विदाउट कंट्रोल L के शो कर देगा। आपसे कंट्रोल L की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कैंसिल किया हमने इसको, वापस आ गए पहले आइटम के अंदर, और यहाँ से आने के बाद जैसे इंटर किया तो उसके साथ ही उसने LOV को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही नेविगेशन वहाँ पे आएगा परफॉर्म कर देगा। नहीं ज़रूरी, यहाँ से आप वैल्यू लेके आगे बढ़ गए, आगे गए, और आगे जाने के बाद जैसे ही वापस आए नेविगेशन को फॉलो करेगा ऑल टू ऑल। फ़िल्टर तो नो करके आया हूँ ना उसको, इसलिए डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आ गया ना, सारी की सारी जॉब ले आया। अब इसमें से आप कहते हैं कि जी मुझे SA% चाहिए, तो ये फाउंड करके ला के देगा। ये था इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। वहाँ हमने कहा फ़िल्टर बिफोर डिस्प्ले, डिस्प्ले करने से पहले ही फ़िल्टर कर दो, तो वो सेलेक्टेड आइटम लेकर आ रहा है। तो ऑटो डिस्प्ले, ऑटोमेटिक डिस्प्ले का मेन पर्पस क्या है कि जैसे ही नेविगेशन आपका पर्टिकुलर फील्ड में आएगा, ये LOV को एक्टिवेट कर देगा। एडवांटेज ये है कि हम कहते हैं कि जी लास्ट यूज़र है, उसको ये नहीं पता कौन सा आइटम के अंदर LOV अटैच है, बार बार अप डाउन करता है स्क्रॉल को, वो फिर देखता है, कंट्रोल L करेगा, तो जैसे ही आए वैसे ही काम होना चाहिए। तो ये काम परफॉर्म हो गया। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जहाँ पर हर बार आपको LOV देने की ज़रूरत नहीं होती, या आप ऐसा नहीं चाहते। ऑफ कर दो उसको, ऑफ कर दो, बेल भेजने का इंतजार करो, फिर किसी वजह मिस कॉल देके देख रहे हो भाई जी। अब मसला ये है कि जिन आइटम के साथ आपको LOV ऑटोमेटिक डिस्प्ले नहीं करनी, आप चाहते हैं कि मैं खुद वैल्यू इंटर कर दूं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सुपरमार्केट की, 1000 ऑफ नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। आप उन 1000 में से सिलेक्शन नहीं करना चाहते, आपको मालूम है जनरल आइटम है, शुगर का कोड मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप उसको डायरेक्टली टाइप करना चाहते हैं, इंटर करना नहीं चाहते, LOV से वैल्यू गेट नहीं करना चाहते। तो फिर इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे ही आप आए, अब मेरा इरादा तो ये था कि मैं इंटर करूँ, लेकिन उसने मुझे डायरेक्ट LOV दे दी, अब मुझे फिर इसमें सिलेक्शन करनी पड़ रही है। तो बहरहाल ये अब रिक्वायरमेंट है आपकी कि अगर आपको कुछ ऐसी क्राइटेरिया में क्रिएट करना है कि आते ही फील्ड में डिस्प्ले हो जाए, तो फिर ऑटोमेटिक डिस्प्ले को यस पे सेट कर दें। और अगर आप समझते हैं कि जो हमारे पास कोड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जिससे यूज़र को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए फिर आप उसको डिफ़ॉल्ट पे नो पे सेट कर दें। ऑटोमेटिक डिस्प्ले को नो पे सेट कर दीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर। यूज़र कह रहा है बार बार मैं चाहता हूँ मुझे कोड तो मालूम है, बार बार ये एंट्री हो रही है। आजकल रमज़ान के दिन है, सेलेक्टेड आइटम सेल होते हैं, सारे के सारे पूरे दिन आइटम सेल होते ही नहीं हैं, तो उन आइटम का कोड मुझे याद है ज़बानी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो फिर उसके लिए आप इसको नो पे सेट करें। ठीक है, क्राइटेरिया हमारे पास और भी हैं इसके अलावा, बाद में फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ, बटन भी है और बहुत से तरीके भी हैं।
तो अभी तो हम प्रॉपर्टी के थ्रू हैंडल कर रहे थे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अफेक्ट हैं। बात पॉजिटिव और नेगेटिव की नहीं है, रिक्वायरमेंट की है, सिनेरियोज की है कि आपको क्या चाहिए। अगर रिक्वायर्ड है तो यस करें, नहीं है तो नो पे सेट। ठीक है, इसके बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश बाय डिफ़ॉल्ट यस पे सेट होता है, और ये उस वक्त वर्किंग करेगा जब आपकी प्रॉपर्टी एलओवी जो है वो डायनामिक होगी। स्टैटिक के लिए इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। स्टैटिक में तो आपने प्रीडिफाइंड वैल्यू दे रखी है ना, वो रिफ़्रेश कहाँ कैसे होगा? वो तो आप जाके कोई और फील्ड ऐड करेंगे तो जाकर ऐसा होगा। अब मैं अगर जॉब के टेबल में जाकर एक और जॉब ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश वैलिड है कि ये जाकर एवरी टाइम डेटा को फैच करेगा टेबल से, और टेबल में जो करंट वैल्यू हैं उससे एलओवी जनरेट कर देगा। तो ज़रूरी है कि ऑटोमेटिक फ्रेश को यस रखा जाए, लेकिन ये उस वक्त रखा जाए जब आपकी फील्ड बहुत स्पीड से डायनेमिकली चेंज हो रही हो। आपने डायनेमिक क्रिएट तो कर दी, लेकिन आपको पता है कि यार ये तो महीनों में सालों में कहीं जाकर चेंज होती है। उस सालों की वजह से आपने इसको डायनेमिक बना दिया, स्टैटिक पे नहीं रखा, रिक्वायर्ड थी, लेकिन उसके लिए आप उसको डेली बेसिस पर फ्रेश कर रहे हैं। इसका मतलब है आप जब जब क्यूरी करोगे तब तब ये रिफ़्रेश करेगा आइटम को। एवरी टाइम जो है ना एलओवी एक्टिवेट होने से पहले डेटा को फैच करेगा और वहाँ से वैल्यू लेकर आएगा। तो अगर आपने डायनामिक भी क्रिएट कर दी, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि एवरी टाइम ये ना हो, दिन में एक बार फैच हो गया डेटा बस बहुत है, अब रोज़ाना बेसिस के ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है? तो डेली पूरे दिन, अब आज सुबह आते ही हमने एक जॉब ऐड कर दी उसके अंदर, अब सारे दिन उस जॉब पे काम चलेगा। तो अगर दिन में आप 10 बार उसको एक्सेस कर रहे हैं तो 10 बार रिफ़्रेश करने की उसको क्या ज़रूरत है? एक बार कर ले बहुत है, ठीक है ना? उसके बाद ज़रूरत नहीं है बार बार आप ऐसा करें। क्लियर? सुबह निकलें गाड़ी के ऊपर, सुबह चलान करवाएं और पूरे दिन आराम से घूमें, बेफिक्र हो। हमारे ट्रांसपोर्टर ऐसे ही करते हैं, सुबह ही सुबह गाड़ी को ओवरलोड करते हैं वो लोग, एक चलान कटवाते हैं सुबह के टाइम प्रॉपरली, और पूरे दिन गाड़ी घुमाते फिरते हैं उसके बाद। ऐसा ही है ना? कैसे एग्जाम्पल लेंगे? अब ये आप कौन सी रिक्वायरमेंट किस वक्त यूज़ करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, समटाइम ऐसा होगा कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट मॉर्निंग के वक्त कुछ और रिक्वायरमेंट है और इवनिंग के वक्त कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपने एक बंडल बना के क्रिएट कर लिया। आगे हम प्रॉपर्टी लाइब्रेरी वगैरह भी करेंगे, तो एसोसिएशन को फिर अपडेट कर दें। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा ह्यूज यूज़ आपके पास मौजूद है कि आपको इतना ज़्यादा वर्किंग में सिनेरियो पे वर्किंग करनी पड़ती है, तो फिर आप एक लेवल की प्रॉपर्टी के मुताबिक 2 फॉर्म बना के रख लें, इससे ज़्यादा और क्या होगा। आपको सर्वर पे सिर्फ अपलोड तो करने, एक ही नाम के दोनों फॉर्म है। मॉर्निंग में जब ऑटो रिफ़्रेश था तो उस वक्त वो अपलोड कर दिया, रिफ़्रेश करते ही उसको वापस इवनिंग में या 2 घंटे बाद वापस न्यू पे सेट कर दिया जहाँ वो रिफ़्रेश नहीं कर रहा। इससे लोड कम हो जाएगा। अगर आपके एक फॉर्म के ऊपर 10 एलओवीज मौजूद हैं और 10 पर ऑटोमेटिक रिफ़्रेश इज इक्वल टू यस सब पे सेट हुआ है, तो हर एलओवी एक्टिवेट होने से पहले रिफ़्रेश कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक फॉर्म फिल करने के लिए आपको 10 टाइम डेटाबेस को हिट करना पड़ेगा। वो 10 टेबल से, अब जैसे अभी हमारे पास ये जॉब एक अदर टेबल से इंफॉर्मेशन ला रही है, यही सिनेरियो है। तो हम चाहते हैं कि जी जॉब तो अब अपडेट हो गई, हमने मॉडिफाई करके उसको 2 स्कीमा वगैरह से बना के सब कुछ सेट कर दिया, अब तो अपडेट नहीं होगी वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए, तो बस नो पे सेट रहने दें इसको। और अगर चांस ही नहीं है कि अपडेट तो होना ही नहीं है तो फिर स्टैटिक बना, उससे अच्छा कोई काम ही नहीं होगा। जैसे कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, ब्लड ग्रुप्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो अपडेशन होने का चांस ही नहीं है, तो बस उसको आप स्टैटिक ही बनाइए। उसको डायनामिक बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप टेबल बनाएं, ये करें वो करें, कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो चेंज ही नहीं होनी। उसके लिए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस क्या होगी? स्टैटिक होगी, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। तो ऑटो रिफ्रेश लगता है कि बाद औक़ात के लिए ये बेहतर है, लेकिन इसको ये है कि आप रिक्वायरमेंट के ऊपर यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट अभी इस वक्त नो पे सेट है। ऑटो सेलेक्ट सेव,
उसको ये नहीं पता कि मैं कौन सी जॉब बनाने जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कैसे करेगा। वैल्यू हमने दी, नेम पास किया, नेम के बाद हमने एक LOB शो कर दी, ये हमारी LOB है। इसको मैंने कहा कि %A वाले फाउंड करो, काफ़ी सारे हो गए, छोड़ दो इसको। B वाले फाउंड करो, कोई भी नहीं है B। C में कौन है, एक है, बस काम हो गया। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही C% फाउंड किया तो क्लर्क की एक ही जॉब है और ये यहाँ आके ठहर गया, अब भी आपका वेट कर रहा है। अब जब मैंने C की क्राइटेरिया में जॉब सर्च करनी थी और एक ही ऑप्शन है, तो क्या अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसमें से भी कोई सेलेक्ट करूँ? तो फिर ये रुका हुआ किस लिए? इसको तो होना ये चाहिए था कि जैसे मैंने C किया उसने जाके चेक किया कि एक ही जॉब है, उठा के पुट कर दे आइटम के अंदर, कि आपके पास तो कोई सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है। अगर सिलेक्शन हो तो मैं आपका वेट करूँ कि जी पसंद करें इसमें से कौन सी है। जब है ही एक तो फिर क्या ऑप्शन क्या है? फिर ये ऑटो सेलेक्ट है। प्रॉपर्टी पे गए, प्रॉपर्टी पे जाके हमने कहा कि ऑटो सेलेक्ट इज इक्वल टू यस, सेव कंपाइल रन। C अब नहीं रुका, ये मकसद था कि क्लर्क की तो एक ही जॉब है ना, यूज़र के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो सेलेक्ट कर ले। जब ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है उसको वेट करवाने की या उससे इंटर लेने की, डायरेक्ट सेलेक्ट करो उसको। ठीक है, बात क्लियर हो रही? ये ऑप्शन था ऑटो सेलेक्ट का कि अगर क्राइटेरिया जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस क्राइटेरिया से सिर्फ एक ही जॉब मिल रही है तो फिर यूज़र का वेट नहीं करे, उस वैल्यू को डायरेक्टली गेट करके पुट कर दे आपके एसोसिएट आइटम के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है ऑटो सेलेक्ट का। वरना ऑटो सेलेक्ट का मतलब कुछ और होता है, वो तो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा, तो खुद ब खुद सेलेक्ट नहीं करता वो, ये ऑप्शन कि उससे मैच होता हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको लेट सपोज %A देता तो यहाँ अब मुझे क्राइटेरिया मिल गया। यहाँ ऑप्शन है कि मैं 4-5 जॉब में से कोई एक सेलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ ठहरना तो सही है उसका। लेकिन जैसे ही मैं इसको %C देता हूँ, फाइंड, अब वेट नहीं करें, ये बिहेव है ऑटो सेलेक्ट का। ठीक, ओके जी। ऑटो स्किप, ऑटो सेलेक्ट को यस पे नो कर दें वापस। ऑटो स्किप नो पे सेट है। C दिया मैंने, C की एक ही जॉब थी, वहाँ पे उसको नो कर रखा है। ओके, अब जब ओके कर दिया, मैंने एक जॉब सेलेक्ट कर ली, तो वो अब भी इसी फील्ड के अंदर नेविगेशन को रोके हुए। कब तक? जब तक मैं इंटर नहीं करता। ये है ऑटो स्किप। जैसे ही जॉब सेलेक्ट करे, उसमें सिलेक्शन ही तो करनी थी, तो जैसे ही जॉब सेलेक्ट हो गई तो फिर यहाँ रुकने का फ़ायदा क्या? आगे बढ़ जाओ। ऑटो स्किप इज इक्वल टू यस, सेव कंपाइल रन। जॉबली C इंटर, जैसे इंटर किया नेविगेशन नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव कर गया। ठीक, तो अगर आप वहाँ पे ऑटो सेलेक्ट को यस करते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन रखते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये देखना हो कि मेरे पास जॉब टाइटल में जितनी भी जॉब्स हैं ना वो सब के सब वैलिड हैं, मुझे क्लर्क को लेना ही था, क्लर्क सिर्फ एक ही था, मल्टीपल ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप क्लर्क के अलावा कोई और जॉब ढूंढ रहे हैं तो ऑटो सेलेक्ट को आपने यस किया हुआ है, आप जैसे C प्रेस करते हैं वो उठा के ला के आपके आइटम में पुट कर देता है। ठीक है,
अच्छा जी, पहला बिहेव ये है कि शायद आपको क्लर्क की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं भी थी तो आपको टाइप ही तो करना था या आपको जॉब में ऐड ही तो करना था। आप इसके अलावा और कौन सा सेलेक्ट कर सकते थे? कोई भी सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ऑटो सेलेक्ट आपने सेट किया हुआ था, ऑटो सेलेक्ट के साथ ऑटो स्किप भी किया हुआ था। अब ऑटो सेलेक्ट के अंदर क्लर्क तो लेके आ गया, लेकिन मुझे क्लर्क ये वाला क्लर्क नहीं चाहिए था, मैं चाहता हूँ उसमें चेंजिंग कर दूँ। अब वो ऑटोमेटिकली उठा के तो ले आया, लेकिन मेरा इरादा ये था कि मैं इसको जूनियर क्लर्क कर दूँ, लेकिन जैसे वो उठा के लाया आपने ऑटोमेटिक स्किप भी इस पर किया हुआ है, वो डायरेक्ट नेक्स्ट आइटम की तरफ नेविगेट कर गया। आपको फिर दोबारा चेंज करने के लिए बाय फोर्स इसके अंदर वापस आना पड़ा। ठीक है, एक दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव क्या था कि आपको इंटर नहीं करना पड़ रहा था, फास्टर नज़र आ रहा था। दूसरा ड्रॉबैक एडिटिंग का। फिर प्लस एक और बात वो ये जो हमने शायद पहले भी डिस्कस की थी कि हम जैसे किसी आइटम में मौजूद होते हैं और आइटम चेंज करने के लिए इंटर करते हैं तो आइटम लेवल के मल्टीपल ट्रिगर्स फायर होते हैं, नेविगेशनल ट्रिगर्स फायर होते हैं जो आपके इंटर करने का वेट कर रहे होते हैं। अगर आपने ऑटो स्किप को यस पे सेट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप इंटर नहीं करेंगे। जब इंटर नहीं करेंगे तो वो ट्रिगर फायर नहीं होगा। सही बात क्लियर हो रही? भाई आपने गेट के ऊपर सिक्योरिटी लगा रखी है, अब चोर गेट से नहीं आया, कहीं और खिड़की से आ गया वो, तो सिक्योरिटी तो उस पर उसी सिनेरियो के अंदर यूज़ हो रही है ना, वो तो और साइड पे तो नहीं हो रही। अब आपने ट्रिगर लगाया था कि जब वो इंटर करे तो ट्रिगर फायर होगा आइटम से, आप इंटर किए बगैर ही बाहर आ रहे हैं तो वो ट्रिगर कैसे फायर होगा? ठीक, लिहाजा अगर इस आइटम पर आपको ऑटो स्किप लगाना है तो आप सिर्फ उस आइटम के लिए यूज़ करें जिस पर कोई और अदर आपने ट्रिगर अप्लाई नहीं किया हुआ हो। अगर कोई ट्रिगर अप्लाई किया हुआ होगा तो वो अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। ट्रिगर तो ऑटो होता है ना इसमें? ट्रिगर ऑटो होता है, लेकिन ट्रिगर फायर होने के लिए इंटर चाहिए। एमजीआर पे मौजूद हूँ, जब मैं इंटर करूँगा तो ट्रिगर फायर होगा। इंटर मुझे करना नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑटो स्किप यस है, इवेंट पे फायर होगा ना ट्रिगर। तो जब इंटर होगा तब फायर होगा, जब वो इंटर ही नहीं हो रहा तो कहाँ से फायर करेगा वो? फिर कैसे फायर होगा? तो कंट्रोल किया जा सकता है किससे? इसको भी अगर कंट्रोल हम कर लें भाई, जहाँ पर दूसरी आइटम चेंज हो तो वहाँ ऑटो जो है ट्रिगर फायर हो जाए, यानी कर्सर तो ब्लिंक कर रहा है ना आपका। नेक्स्ट आइटम के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट आइटम के लिए उस सूरत में लगाएंगे ये आइटम है मेरे पास, अब जब इससे बाहर निकलेगा तो ये रिकॉर्ड की लास्ट फील्ड है, इसका मतलब है आगे तो आपने रिकॉर्ड कमिट ही करना है। अब क्या होगा? इस सेंस के अंदर यूज़ करें। फिर दूसरी बात यह है कि हर आइटम की अपनी वैलिडिटी है। अदर पर मैं अपना काम आपके ज़रिए करवाऊँ या आप पे डाल दूँ तो ये कुछ प्रॉपर वे नहीं है। जिसका आइटम जिसका फंक्शनलिटी है वो उसी लेवल पर परफॉर्म हो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर नेविगेशन आगे बढ़ गया तो वापस फिर नेविगेशन ला के इसको रिस्ट्रिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे वैल्यू आगे कमीशन, अब कमीशन में किसी ने वैल्यू ये इंटर कर दी जो सैलरी से ज़्यादा है, हो ही नहीं सकती है। अब इसको जब इंटर करके आप आगे बढ़ गए तो यहाँ पे आके मालूम चला कमीशन तो इनवैलिड हो गई है, तो फिर वापस ट्रिगर यहाँ पे ला के उसको रिस्ट्रिक्ट करना ये प्रॉपर नहीं था। जब आइटम यहाँ पे आ ही गया तो फिर वापस क्यों गया? इसको तो यहीं रोकना था। तो वो इसी लेवल पर होगा, करंट आइटम के ऊपर होगा, अदर आइटम पे नहीं होगा। कीबोर्ड में जो हो तो सबसे ज़्यादा टैब से भी होगा, टैब है हमारे पास, शिफ्ट टैब से बैक पे आ जाएगा। सर जैसे यहाँ कमीशन है, कमीशन की अगर टाइप जो है 4 थी, 4 डिजिट थी, हम इसको 5 से ज़्यादा दे रहे हैं, 4 से ज़्यादा दे रहे हैं, तो 4 के ऊपर इसको ब्लॉक कर दें। ट्रिगर पे करेंगे बात, तो ये ट्रिगर ले से होगा। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी ऑटोमेटिक स्किप की। इसको वापस रीसेट करें डिफ़ॉल्ट के ऊपर। ऑटोमेटिक पोजीशन, ऑटोमेटिक पोजीशन का सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल एलओवीज मौजूद हैं, हमारे पास एलओवी है ऑटोमेटिक पोजीशन,
ये सिनेरियो है। ऑटोमेटिक पोजीशन जो आपके आइटम की करंट वैल्यू है उसके बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे और या पे टॉप पर, ये किसी एक पोजीशन पे शो करेगा और ये डिसाइड ऑटोमेटिकली होगा। कैसे? कि आपके पास स्पेस कितनी अवेलेबल है, किस साइड पर अवेलेबल है। अब यहाँ पे लेफ़्ट पे अवेलेबल नहीं थी, लेफ़्ट पे शो नहीं किया, राइट पे हो सकती थी या फिर बॉटम में हो सकती थी। ऑटोमेटिक पोजीशन ये कैनवस की प्रॉपर्टी को देखते हुए जहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी वहीं पर शो करेगा। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे हैं, मैं चाहता हूँ कि जी वैल्यू यहाँ पे शो ना हो, मेरी हर एलओवी यहाँ पे आए। मैंने एक पर्टिकुलर अपने कैनवस के ऊपर एरिया बनाया है, जो भी मैं मैसेज, जो भी विंडो, जो भी डायलॉग दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे लाके दिखाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है ये मेरा ब्लैंक एरिया है, तो फिर इसके लिए क्या होगा? इसके लिए फिर ऑटोमेटिक पोजीशन को आप करें यस नो पे सेट, और नो पे सेट करने के साथ साथ फिजिकल में आके एक्स और वाई की पोजीशन डिफाइन कर दें स्टैटिक। तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर आपकी एलओवी हर जाके हर टाइम एक ही जगह पे शो होगी। सही? नॉर्मली ये है कि जहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो सकता है वहीं पर वो शो कर देगा। ऑटोमेटिक कॉलम विड्थ जितनी फील्ड की विड्थ होगी ये उसी फील्ड को अडॉप्ट करेगा। और अगर आप ऑटो को यस पे सेट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? कौन सी विड्थ ली है? हालांकि सबसे हाईएस्ट लेंथ यही है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो लेंथ गेट करेगा जो आपके टेबल के अंदर अवेलेबल हो, टेबल की विड्थ को अडॉप्ट कर लेगा। अब यहाँ मसला ये है कि मुझे इतनी विड्थ नहीं चाहिए थी, मुझे लगता है कि शायद विड्थ इतनी होनी चाहिए। मेरी हाईएस्ट जो है ना कॉलम के अंदर वैल्यू जो है वो ये रखी हुई है और इतनी स्पेस ही नहीं है मुझे शो करने के लिए, मुझे ये पोजीशन चाहिए थी। तो आप उसकी विड्थ को भी स्टैटिक कर दें, ऑटो को रिमूव करें और जहाँ पे अभी फिजिकल में हमने पोजीशन डिफाइन की थी उसके साथ इसकी विड्थ और हाइट भी अवेलेबल है। तो आप एज़ पर रिक्वायर्ड इसको सेट कर सकते हैं। सम टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास स्पेस कंजेस्टेड हो, कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं, फील्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आपको ये आइटम चाहिए होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया रिजर्व कर दें कि ये सिर्फ यहीं पर का टास्क होना है, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है, आप कहीं पर भी कंपनी है, कहीं पर भी कोई भी आप स्टॉक ला के रख देते हैं, इतनी बड़ी स्पेस से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको एक पर्टिकुलर एरिया रिजर्व करना पड़ेगा, जो नॉर्मली होता है एज अ वेयर हाउस, जहाँ पे स्टॉक रखा रहेगा। वो चाहे एक ही ड्रम क्यों ना हो या थाउजेंड्स क्यों ना हो, वो आके वहीं पे रखे जाएंगे, वो कंपनी में जगह जगह नहीं रखे होंगे। तो आपको जिस तरह से इसको सेट करना है उस पोजीशन के मुताबिक आप इसकी विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिज़िकल भी इसके साथ ही है, ये तमाम तर प्रॉपर्टी फिज़िकल के साथ भी अप्लाई होंगी। विड्थ हाइट है, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, दोनों सिनेरियो। इसके अलावा विजुअल एट्रीब्यूट्स, अभी तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी कलर की, आप चाहते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अप्लाई हो तो वो विजुअल एट्रीब्यूट हम यहाँ क्रिएट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात की एहतियात कीजिएगा कि एट्रीब्यूट जो है हमने डिफरेंट सिनेरियोज में क्रिएट किए थे। इसे हमने कहा VA_common फोरग्राउंड। बैकग्राउंड इसका हमने क्या दिया कि आप इसको ग्रीन में चेंज कर दो। इसको आ गए, इसको आगे हमने कहा VA_prompt, इसको आप कर दो प्रॉम्प्ट के अंदर, और प्रॉम्प्ट का सिर्फ फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड आप कन्वर्ट कर दो ब्लू के अंदर। अभी आ गए हम LOV की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो LOV की प्रॉपर्टी कौन सी अवेलेबल है? कॉमन।
लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी कि कॉमन हर जगह अवेलेबल है, कॉमनली यूज़ हो रही है ना वो तो हर आइटम के लिए। एल में एल का प्रॉम्प्ट कहाँ होता है, एक टाइटल ही तो होता है खाली, बस और तो कुछ नहीं होता। तो हमने कहा इसको ये एसोसिएट होगी हमारी कॉमन के साथ। ठीक है, डिस्प्ले आइटम को कलर कर सकते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले आइटम जो आ रही है उसको भी कर सकते हाँ हैं। वो नॉर्मली होगा ये कि जैसा आपका कैनवस का इफेक्ट आएगा ना वही इफेक्ट शो करेगा। ठीक है जी, तो दो हमारे पास ये एट्रीब्यूट थे। तो बताने का मतलब ये था कि आपके यहाँ पे अगर आपको ये एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे तो वो कॉमन टाइप का होगा, प्रॉम्प्ट नहीं होगा। प्रॉम्प्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, प्रॉम्प्ट तो स्पेसिफिक है, लफ्ज़ ही प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है तो वो प्रॉम्प्ट पे ही अप्लाई होगा, कॉमन तो कहीं पर भी हो जाएगा। अगर आपने प्रॉम्प्ट नहीं बनाया तो हमने पहले भी देखा था, तो कॉमन तो प्रॉम्प्ट पे भी अप्लाई हो गया था। वो तो आपने स्पेसिफाई कर दिया था कि प्रॉम्प्ट का तो ये प्रॉम्प्ट ही एट्रीब्यूट होगा, तो फिर देन वो उसने इसको रेस्ट्रिक्ट किया था, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा कलर है, कलर करवाने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट है, इंशाल्लाह ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। और ये इंटरनेशनल है। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास थी एलओवी की प्रॉपर्टीज़। एलओवी की प्रॉपर्टी में हमारे पास एक ही फंक्शन था फंक्शनल प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ करनी थी। ठीक है, सारा काम अभी प्रॉपर्टी पे ही चल रहा है। ये प्रॉपर्टी थी जॉब से रिलेटेड, ये तमाम के तमाम तर एलओवी अप्लाई हो रही थी जॉब की फील्ड पर। अब आ जाइए आप जॉब की फील्ड के ऊपर। जॉब पर हमने एलओवी की प्रॉपर्टी को छोड़ दिया था। ठीक है, जॉब की एलओवी नॉर्मली वही एलओवी एसोसिएट होती है जहाँ पर आप रिटर्न की वैल्यू असाइन कर रहे हो, लेकिन अगर मल्टीपल हों तो आप यहाँ पर इनको चेंज कर सकते हैं। आपने एक बना रखा है जॉब की टेबल से एलओवी को और एक बनाया हुआ है ईएमपी की टेबल से, तो आप कौन से एसोसिएट करना चाहते हैं? अब दोनों को आपने रिटर्न आइटम कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे आके आप खुद इसको चेंज कर सकते हैं कि मुझे ईएमपी वाली चाहिए या जॉब वाली चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हो ही जाती है एसोसिएट। एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट, इसको यूज़ करने के लिए आपको एहतियात करनी पड़ेगी। वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट, ये बिल्कुल वही है जो आपने पीएल में ट्रिगर अप्लाई किया था लास्ट टाइम जॉब के लिए। सेल्समैन की जॉब है तो मिनिमम इसकी 700 सैलरी है और मैक्सिमम 1200 है, आप इसके अलावा नहीं इंसर्ट कर सकते, ये वो रिस्ट्रिक्ट है, ये वो कंडीशन है। इसके लिए काम ये करें कि अभी तो हमारे पास जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया में बनी हुई हैं, इसको हटाइए और वापस हम ईएमपी से एलओवी बनाते हैं। बाहर सब सेट है भाई? बाहर से आने वाले हैं ना तो वही बताएंगे उसकी अच्छी रिपोर्ट। जॉब पे गए और जॉब की फील्ड पे जाकर हमने कहा वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट इज इक्वल टू यस। ठीक है, वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट सेव है, सेव कंपाइल रन।
यहाँ हमने कहा कि जॉब हमारे पास है HR इंटर, न्यू HR। ये आपको कोई भी ऐसी जॉब इंटर करने नहीं देगा जो जॉब इसकी LOV के अंदर एक्टिवेट नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि वही ट्रिगर है जो हमने PL पे किया था, वो आपको ऐसी सैलरी इंटर नहीं करने दे रहा था जो टेबल में एग्जिस्ट नहीं है। ये आपको ऐसी जॉब इंटर करने नहीं देगा जो टेबल इसकी LOV के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। टेबल से रेफरेंस कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि जी जॉब, जैसे अभी हमने बात की थी कि कोई ऐसा कोड है जो इसमें अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा चलें जी शाम में मैं फारिग होऊंगा तो इंटर कर दूंगा। आज शाम तक एक नया कोड है, वो तो ज़बानी याद है कि जी 501 कोड था, आज नया आया है, मुझे मालूम है आज की लिस्ट में ये अवेलेबल ही नहीं है, मैंने इंसर्ट ही नहीं किया। चलो मैं शाम में कर दूंगा, आज मैं डायरेक्टली काम चला लेता हूँ। लेकिन सर अभी आपने जो क्लर्क वाला डाला था और फिर जूनियर क्लर्क किया था, वो भी तो उसके अंदर, क्योंकि वैलिडेट को हमने अप्लाई नहीं किया था, अभी हमने वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट कर दिया, उस वक्त नहीं करने देगा। अगर वहाँ उसको सेट कर चुके होते फिर नहीं करने देता। बेहतर ये है, अब मसला ये है कि अगर मुझे कोई नई जॉब इस लेवल पर क्रिएट करनी हो तो ये मुझे नई जॉब क्रिएट करने नहीं देगा। ये तो वही म्यूटेटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना कि सेम टेबल से वैल्यू आ रही है, वो उसको अपडेट करेगा नहीं। तो हमने वहाँ भी ये काम किया था कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए एक अलग टेबल बनाया जाए। तो ये एप्लीकेशन उस वक्त वैलिड होगी जब आप जॉब के टेबल से वैल्यू लेके आ रहे होंगे। मैंने इसलिए इसको वापस वहाँ पे हटाया। क्यों? क्योंकि अदर टेबल में अब इस टेबल के अंदर नई जॉब इंसर्ट नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको नई जॉब इंसर्ट करनी है तो आप वहाँ पर जाकर जॉब के टेबल में इंसर्ट करें और फिर यहाँ पे आके वैलिडेशन परफॉर्म कर लें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसी टेबल के अंदर रहते हुए आप अगर नई जॉब इंसर्ट करोगे तो ये नहीं करने देगा आपको। न्यू जॉब तो HR तो उठा लिया उसने, अगर HR दे रहा हूँ तो कह रहा नहीं इस जैसे ये जॉब है बस। मैं अगर कैंसिल कर रहा हूँ आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, तुम लोगे नहीं और मैं लिए बगैर जाने दूंगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट को यस पे सेट करें तो सिर्फ उन फील्ड्स के लिए जिनका डेटा अदर टेबल से आप गेट कर रहे हो, क्योंकि अब आप इस पर इस लेवल के ऊपर नई जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, लिहाजा अगर आपको अदर जॉब क्रिएट करनी है तो आपके पास एक पर्टिकुलर टेबल है, मास्टर डिटेल बन गया ना ये। तो अगर आपको डिपार्टमेंट नंबर 40 बनाना है तो मास्टर में जाके डिपार्टमेंट नंबर 40 इंसर्ट करें, तो फिर चाइल्ड में रिकॉर्ड कर लें आप, ये वो बिहेव क्रिएट हो गया। तो वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट को इनेबल उस वक्त करें जब आपके पास इस फील्ड के लिए डेटा अदर टेबल से आ रहा हो, तो फिर आप वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट कर लें। अदरवाइज इस टेबल के अंदर रहते हुए आप नई जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। सही, ये हो सकता है कि शायद आप अगर MGR पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो MGR कोई ऐसा नहीं होगा जो एग्जिस्ट ना करता हो। आप नया MGR दे नहीं सकते, जो पर्सन हमारा एम्प्लॉय नहीं है तो वो MGR कैसे हो गया? ठीक, बाद सिनेरियो में ये भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि MGR की वैल्यू आप किसी EMP से लेकर आ रहे होंगे और ये न्यू EMP इंसर्ट करने देगा आपको। तो बहरहाल बेहतर ये है कि वैलिडेट को एक पर्टिकुलर सिनेरियो में यूज़ करें। और दूसरी बात एक और ख़ास तौर पे देखिएगा, आज हम शुरू से LOV की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, लेकिन ये LOV की प्रॉपर्टी में नहीं है, ये LOV की वैल्यू जिस आइटम में रिटर्न हो रही है उसकी प्रॉपर्टी है, जॉब की प्रॉपर्टी है ये LOV, वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, नॉर्मली होता ये है कि आप जब इसको परफॉर्म करते हैं तो उसको ढूंढ रहे होते हैं LOV की प्रॉपर्टी में, क्योंकि जहन में LOV चल रही होती है, तो LOV की प्रॉपर्टी में तलाश कर रहे होते हैं। ये LOV की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। LOV की वैल्यू जिस आइटम में रिटर्न होगी, जॉब में EMP.job में रिटर्न हो रही है तो EMP.job की प्रॉपर्टी में आपको ये ऑप्शन मिलेगा।
वहाँ से आपको इसको अपडेट करना है, अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसको करें वापस नो पे सेट। तो ये आपकी कंप्लीट एलओवी की प्रॉपर्टी अब हो गई रिटर्न आइटम के साथ। तो जॉब आइटम लेवल की जो प्रॉपर्टी हमारी एलओवी की रह गई थी वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सही। कंपाइल रन, कोई प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं कर रहे, एक नई तरफ जाते हैं। वैल्यू पास की हमने, वैल्यू पास करने के बाद मैंने प्रेस किया कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट वाले ही। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब तक आपने इसको यूज़ नहीं किया था, मैंने एडिटर कोई क्रिएट नहीं किया। जब आप एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो ऑरिकल सर्वर, ऑरिकल बाय डिफ़ॉल्ट हर फील्ड के साथ एक डिफ़ॉल्ट का एडिटर क्रिएट कर देता है। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हर फील्ड के साथ अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है कि आप यहाँ पे कोई नाम दें, आप जैसे ओके करेंगे वो आपके पार्टिकुलर फील्ड में ले जाएगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल ई, तो ये जॉब का एडिटर आ गया। हमने यहाँ पर वैल्यू पास की, ओके जी, उसमें ले गया। MGR में आइए, कंट्रोल ई, इसको ले गया। ये तो हर फील्ड के साथ अप्लाई हो रहा है, डिफ़ॉल्ट पे है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर फील्ड के साथ एक अपना एडिटर होता है। लेकिन जब आप एक एप्लीकेशन प्रॉपरली डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लोगो है, पर्टिकुलर कलर रेजोल्यूशंस है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट ना लगे, ऐसा लगे कि मैंने क्रिएट किया हुआ है। जब डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा तो सामने वाला डिज़ाइनर खुद ही आपसे पूछेगा कि तो बाय डिफ़ॉल्ट था, आपने क्या किया इसके अंदर। वो तो आपको आपके काम करने की पेमेंट कर रहा है ना, आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो डिफ़ॉल्ट बिहेव है। अब हेल्प पे आप हेल्प की क्या चार्जेस लेंगे उससे क्या, ये तो डिफ़ॉल्ट है। आपके क्या फंक्शनलिटी है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अपना अगर एडिटर क्रिएट करें तो बस इस एडिटर के लिए हमारे पास ये एडिटर की नोट मौजूद है। एडिटर पर रहते हुए आप एडिटर ऐड कर लें। एडिटर को जाकर हमने कहा my_एडिटर, ये हमारा एक अपना एडिटर क्रिएट हो गया। प्रॉपर्टी पे जाइए, इसकी जनरल प्रॉपर्टी है, ड्रॉप कर दें इसको। फंक्शनल है, टाइटल है इसका, बॉटम टाइटल देना चाहते हैं, रैप स्टाइल करना चाहते हैं। रैप स्टाइल का मतलब अगर आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ और ब्लॉक का बॉर्डर लाइन आ गई तो वो उसको ट्रंकेट करके रैप करके न्यू लाइन पे ले आएगा। जब मल्टी लाइन हम कर रहे थे उस वक्त हमने किया था इसको। ठीक है, बिल्कुल एंड पर आ गए आप यहाँ पर। ये हमारे पास एक ऑप्शन है, टाइप करते करते आप कहाँ पे आ गए, बिल्कुल लास्ट फील्ड तक आ गए और आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको रैप करके न्यू लाइन के ऊपर मूव कर देगा। फिजिकल वैल्यू है, अभी हमने अप्लाई किया था इसको एलओवी के लिए, सेम कॉन्सेप्ट है। एट्रीब्यूट है, कलर है और फॉन्ट है। ठीक है, एट्रीब्यूट तो हमने कोई अप्लाई किया नहीं, हमने कहा कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर ये शेड होना चाहिए ग्रे के अंदर, बस कुछ नहीं चाहिए। कंट्रोल ई, मैसेज मैंने दिया था, मैसेज फ्रॉम ऑरिकल डेटाबेस, नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने एडिटर बना तो दिया लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा एडिटर किस फील्ड पर अप्लाई होगा। जैसे एलओवी है, एलओवी बना लें आप, जब तक आप रिटर्न आइटम नहीं देंगे तो वैल्यू कैसे पास करेगा। तो अभी ये डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। हम गए ई नेम की तरफ, ये हमें ई नेम पर चाहिए, जॉब पर चाहिए, बस दो फील्ड पर चाहिए। F4
प्रॉपर्टी पर आ गए। प्रॉपर्टी पे आने के बाद एडिटर कौन सा है, नल। हमने कहा इसके बजाय हमारा होगा माई एडिटर। एसोसिएट आप इसको बाय फोर्स इस तरह से करेंगे। एलओवी में तो रिटर्न की वैल्यू होती है तो वो एसोसिएट हो जाता है, तो यहाँ तो रिटर्न की वैल्यू नहीं है, आपको यहाँ एसोसिएट करवाना पड़ेगा। और मैंने ये सिर्फ 2 फील्ड के साथ किया है, इनेम और जॉब के साथ, बाकी के सब अपने बाय डिफ़ॉल्ट वाले होंगे। कंट्रोल ई डिफ़ॉल्ट का था, एक नंबर हमने असाइन कर दिया, इंटर। कंट्रोल ई ये हमारा अपना एडिटर है। ये डिफरेंस था यूज़र डिफाइन के अंदर और डिफ़ॉल्ट एडिटर के अंदर। वो डिफ़ॉल्ट था, ये यूज़र डिफाइन। एडिटर का इस्तेमाल कहाँ? लॉन्ग फील्ड्स के लिए हमारे पास एड्रेस की फील्ड थी लॉन्ग 2000 बाइट्स की, रिज्यूमे वगैरह के टाइप है, उसके लिए हम एडिटर चाहिए। सर्च भी करा सकते हैं, ब्राउज वगैरह की, ब्राउजिंग की। फिर दूसरी बात ये है कि अब ये फील्ड थी, 2 फील्ड्स हैं, यहाँ पे आके गलती से यूज़र है फारिग बैठा हुआ था, उसने कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला रेजोल्यूशन आ गई, आपकी पूरी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो गई। आप ऐसा चाहते नहीं, तो एक बनाकर एडिटर उसको हर फील्ड के साथ डायरेक्टली एसोसिएट कर दें। सब फील्ड सेलेक्ट करें, प्रेस F4 में जाकर एडिटर, माई एडिटर। अब चाहिए या नहीं चाहिए, आएगी मेरी एप्लीकेशन। कोई भी डिफ़ॉल्ट बिहेव कहीं से भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी जगह पे चाहिए, बेशक आप पूरी एप्लीकेशन में यूज़ ही नहीं करो, आज तक हमने यूज़ ही नहीं किया था और शायद आगे भी ज़रूरत ना पड़े, ऑप्शन है ये। तो हमारे पास कोई ऐसी लॉन्ग फील्ड है ही नहीं जिसके लिए हमें एडिटर चाहिए हो। 5, 10, 20 लेंथ की हमारे पास फील्ड मौजूद है। लेकिन ये है कि जिस लेवल पर भी आप उसको कॉल करेंगे तो डिफ़ॉल्ट सिनेरियो मिलेगा, कोई एरर या कहना चाहिए एबनॉर्मल सिनेरियो आपको नज़र नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन नज़र नहीं आएगी, डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलेगा। मिलेगा यूज़र डिफाइन, जिस पर आपका पार्टिकुलर मैसेज होगा, पार्टिकुलर उसका लोगो होगा और जो आपका सिनेरियो चल रहा है वो अपीयरेंस मिलती रहेगी। ठीक, बात क्लियर हो रही है? तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन था आइटम लेवल का एडिटर। ये 2 ऑप्शन हमने ड्रॉप किए थे और तीसरा कैलकुलेशन किया था, ये तो एक अलग है, इसको बाद में करेंगे। एडिटर और एलओवी ये दोनों आइटम हमारे यहाँ पे आइटम लेवल की प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई है। ब्रेक ले लें।